सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा कि उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी भाषा के, है ना, किसी भाषा के सार्थक लघुत्तम खंड जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, ध्यान रखिएगा बच्चों कि यह सदैव शब्द के आगे लगते हैं, है ना, किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे आदर, आदर एक शब्द है, इसके आगे मैंने उपसर्ग लगाया है अन, है ना। अन उपसर्ग लगने के बाद एक नया सार्थक शब्द क्या बन रहा है? अनादर, है ना, जो कि आदर के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि उपसर्ग सदैव शब्द के आगे लगते हैं, आगे जुड़कर एक नए शब्द या एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। अगला है विनाश। विनाश में नाश शब्द मूल शब्द है जिसमें उपसर्ग क्या लगा है? वी, है ना। उसी तरह दिन, दिन मूल शब्द है जिसमें दुर उपसर्ग लग के नया शब्द बन रहा है दुर्दिन। योग, योग में उपसर्ग क्या जुड़ा बच्चों? सु, सु योग। ईमान, ईमान में उपसर्ग जुड़ा है बे, है ना, जो कि उर्दू शब्द है, उससे जुड़कर नया शब्द क्या बन रहा है? बेईमान। हार, हार में क्या जुड़ा? प्र, प्र जुड़कर क्या बन जा रहा है? प्रहार। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उपसर्ग भाषा के सबसे छोटे, है ना, सबसे लघु खंड होते हैं। लघु यानी सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा खंड होता है जो किसी शब्द के साथ जुड़कर एक सार्थक शब्द का निर्माण करता है। अब हम इसकी प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपसर्ग के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग सीधे सीधे हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये संस्कृत से आए हुए वे शब्द हैं, वे उपसर्ग शब्द हैं या वे उपसर्ग लघु खंड हैं जो हिंदी भाषा के शब्दों के साथ जुड़कर नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। इनकी संख्या आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनकी संख्या 22 है। इनका उच्चारण हम कर लेते हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उच, उत, उप, दुष, दुर, निश, निर, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, शु, आ, कु, शु, सत, स, शा, पुनर्, पुनः, स्वः, अध, स्वम, स्वयं, पुरा, प्राग, चिर, सह, सम, अंतर, अतः आदि। अब हम तद्भव शब्द, तद्भव शब्द यानी तद्भव उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों से ही इनका जन्म हुआ है। ये कहाँ से विकसित हुए हैं? संस्कृत के उपसर्ग यानी संस्कृत से ही इनका जन्म हुआ है, इसलिए इन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं या हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे आ, अन, उन, औ, का, कु, नी, पर, सु, अध, दु, बिन, भर, चौ आदि। अब है आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आगत यानी आया हुआ। तो आया हुआ यानी कहाँ से आया हुआ? विदेशी भाषाओं से। विदेशी भाषाओं से जो शब्द या जो उपसर्ग हिंदी भाषा में आकर जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण कर लेते हैं बच्चों। ब, बा, बे, बद, खुश, ना, गैर, हम, ला, हम, हर, कम, दर, सर आदि। बच्चों इस तरह से आपने देखा कि उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के भेद, है ना। अब हम चर्चा करते हैं उन नियमों के बारे में, उन
नियमों के बारे में जब हम उपसर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं या उपसर्ग शब्द से एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या नया शब्द बनाते हैं, तब हमें कौन कौन सी बात ध्यान में रखना आवश्यक होती है ना। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए इस पर एक एक पॉइंट पर आप बहुत ही ध्यान से विचार करिएगा। तो पहला नियम है बच्चों, जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उपसर्ग उपशब्द के साथ लग जाता है। बहुत ही सरल, अगर तत्सम शब्द है यानी संस्कृत का शब्द है तो संस्कृत का उपसर्ग लगेगा, हिंदी का शब्द है तो हिंदी का उपसर्ग लगेगा और यानी तद्भव उपसर्ग लगेगा, और विदेशी यानी आगत शब्द है तो आगत उपसर्ग लगेंगे। जैसे यहाँ पे हम इसको समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि पुत्र एक संस्कृत शब्द है ना, उसके साथ हम सु संस्कृत उपसर्ग को जोड़कर नया शब्द क्या बना रहे हैं, सुपुत्र, है ना। लेकिन पूत एक हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है, इसके साथ यदि हम सु जोड़ते हैं, है ना, संस्कृत के सु को जोड़ते हैं, तो आप इसका उच्चारण करके देख रहे होंगे बच्चों कि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, सुपूत, है ना, यह उचित नहीं है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि संस्कृत के साथ संस्कृत के ही उपसर्ग जुड़ेंगे और तद्भव यानी हिंदी के साथ हिंदी के उपसर्ग, आगत के साथ आगत उपसर्ग जुड़ेंगे। अगला है संस्कृत के निषेधावाची, है ना, निषेधावाची यानी जो ना, नहीं, नकारात्मक, है ना, जो नकारात्मक शब्द होते हैं ऐसे शब्द क्या होते हैं, निषेधावाची। इनका प्रयोग हिंदी में किस लघुखंड के रूप में किया गया है, अन्न, है ना, इसमें परिवर्तित हो गया है। अन्न किस में परिवर्तित हो गया है, अन्न में। अगला है इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे अनदेखा, अनजाना, अनकहा, अनसुनी आदि। अगला, कभी कभी जब कुछ उपसर्ग भाषा में बहुत प्रचलित हो जाते हैं, बहुप्रचलित यानी ज्यादा प्रयोग में आने लगते हैं, ज्यादा उनका यूज होने लगता है, तब साहित्यकार नए नए प्रयोग करने लगते हैं, है ना। जैसे कि इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा चल जाती है या ज़्यादा जिसका प्रयोग हो जाता है तो हम शायद उससे ऊब जाते हैं या उससे हमारा मन भर जाता है, तो ऐसे में हम नया प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों भाषा भी है, साहित्यकार भी नए नए प्रयोग करने लगते हैं और नए नए उपसर्गों को खोजने लगते हैं, तो ऐसे उपसर्ग भिन्न स्रोतों के साथ भी प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे जोड़, है ना, जोड़ के साथ उर्दू का जोड़ दिया, है ना, जोड़ जबकि तद्भव शब्द है, अपवाद है बच्चों, है ना, ये जरूरी नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये अपवाद है कि जोड़ हिंदी का शब्द है लेकिन उसके साथ उपसर्ग कौन सा लग रहा है, आगत, है ना, तो अपवाद है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने कहा कि नए नए प्रयोग होने लगते हैं, है ना, तो बेजोड़, अथाह आदि। अगला है एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त हो सकता है। अब आपकी जो मन में दुविधा रही होगी उसका उत्तर ये है कि एक उपसर्ग कभी कभी, है ना, अपवाद है, कभी कभी एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त हो जाता है। चलिए, तत्सम उपसर्गों में कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक रूप भी मिलते हैं, जैसे दुर, दुष, दुष, दुष आदि, है ना। इनका हम समझ लेते हैं। अब अगला है उपसर्गों से जो नए नए शब्द बनते हैं, उनमें कभी तो नए शब्द की व्याकरण कोटि वही रहती है जो मूल शब्द की, और कभी इनमें बदल जाता है। अब इसको हम इस तरह से समझाते हैं बच्चों आपको कि थाह एक संज्ञा शब्द है ना, और उसके साथ उपसर्ग क्या जुड़ रहा है, आ। अब इससे जो नया शब्द बना अथाह, ये संज्ञा शब्द नहीं रह गया, ये किस में परिवर्तित हो गया, विशेषण में, है ना। तो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पे क्या हो रहा है, शब्द परिवर्तित हो रहे हैं, शब्द के साथ साथ व्याकरण का स्थान भी बदल जा रहा है। जैसे पढ़, पढ़े
क्रिया शब्द है और उसके साथ जब अन उपसर्ग लग जा रहा है तो वो किस में बन जा रहा है? अनपढ़। यहाँ पे शब्द तो बदला, शब्द के साथ साथ व्याकरण भी बदल गया, व्याकरण का स्थान भी बदल गया। पहले वो क्या था? क्रिया, और अब क्या बन गया? विशेषण। अब दूसरा नियम ये है कि यह कभी कभी परिवर्तन नहीं भी होते हैं, है ना। कभी कभी तो परिवर्तन हो जाते हैं और कभी कभी परिवर्तन नहीं भी होते हैं। जैसे होनी एक संज्ञा शब्द है और इसके साथ यदि हम अन लगा देते हैं तो क्या बन जा रहा है? अनहोनी, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं होनी भी संज्ञा शब्द है और अनहोनी भी संज्ञा शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा है ना। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, शब्द बदल रहे हैं लेकिन व्याकरण अपने स्थान पे ही है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसी तरह आवश्यक एक विशेषण शब्द है जिसके साथ अन उपसर्ग जुड़ भी जा रहा है, तब भी वो क्या बन रहा है? एक विशेषण शब्द ही बन रहा है। शब्द परिवर्तित हो रहे हैं लेकिन व्याकरण की दृष्टि से परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने उपसर्ग की परिभाषा, उसके भेद के बारे में विस्तार से जाना। यहाँ पर मैंने आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे तत्सम उपसर्ग के, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, इसका अभ्यास कर लेंगे। आपके अभ्यास के लिए यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है और आशा है कि आपको आज की कक्षा में उपसर्ग के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।